जो मान लेता है, जो ठान लेता है, जो रण में विजय पाने के लिए जी जान लगाता है, जो घबराता नहीं किसी परीक्षाओं से, वही अपने जीवन को चलाता है अपनी इच्छाओं से। हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन हसनपुर के इस चैनल पे। तो आज हम लोग जो है 12वीं क्लास के लिए फिजिक्स में जो प्रकाशिकी चैप्टर है इससे टोटल जो है 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग बिना समय गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देते जाना है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जैसे ही दिखे तो आपको जवाब देते जाना है और उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी एकदम बेहतर होगा। निश्चित रूप से आप जवाब देंगे और बहुत सारे बच्चों का सही जवाब भी होगा। तो हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। और आप लोग को बता दें कि ये जो हमारा वीडियो है ये प्रकाशिकी चैप्टर से पहला है। इसके बाद जो है प्रकाशिकी चैप्टर से हम एक और वीडियो लाएंगे, तो अभी हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। तो यहाँ पे आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी गया है। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि जो हमारा दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही हमारा दर्पण सूत्र है। यहाँ v क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी, और f क्या है? फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आप लोग से बन जाएगा, निश्चित रूप से बनेगा। क्वेश्चन बोला गया किस दर्पण में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण की बात कर रहा है। आप लोग पढ़े हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि जो हमारा उत्तल दर्पण है और समतल दर्पण है दोनों दर्पण में केवल और केवल जो है आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन में बोला गया केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब, तो समतल तथा उत्तल जो है इसमें केवल और केवल कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। आप लोग का जवाब चाहिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जो है निश्चित रूप से सही जवाब दे रहे हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में पढ़े हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वो आभासी बनता है यानी काल्पनिक बनता है और वस्तु के समान आकार का प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम खोजेंगे कौन सा है? आभासी तथा बराबर यानी वस्तु के समान आकार का। तो तीसरा का हमारा डी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज के वीडियो में सभी बच्चे को जवाब देना है क्योंकि अभी जो है फिलहाल हम क्वेश्चन उठाए हैं जो बहुत आसान और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे जान रहे हैं निश्चित रूप से सही बताएंगे। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का। आप लोग को पढ़ाएं फॉर्मूला F बराबर हमारा r/2 होता है। F बराबर r/2 होता है। r हमारा वक्रता त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा। जो हमारा फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए ए नंबर, 4 का क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग। आज एकदम लगातार हम लोग को 40 क्वेश्चन करना है, बिना रुके लगातार क्वेश्चन करना है 40 क्वेश्चन। आप लोग भी एकदम जोश में हैं। बताइए 5 नंबर का क्वेश्चन प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है आप लोग को बताए हैं प्रकाश का गुण जिस समय पढ़ रहे थे। प्रकाश हमारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसमें विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों पाया जाता है। यानी प्रकाश हमारा क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी जो हमारा 5 है इसका सही जवाब क्या होगा? बी नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में बताना है जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। यानी आप लोग को बताए थे, ध्यान रखना है थोड़ा सा, इस पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है। याद रखिएगा
अगर सघन, सघन, तो सघन में जब प्रवेश करेगा तो वो सटेगा अभिलंब के तरफ। ध्यान रखना है, यानी विरल से सघन में जा रहा है, सघन, सघन, सौ से सघन और सौ से सट जाना, यानी जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जैसे विरल, विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या आ जाएगा, दूर भागेगा। यानी यहाँ पे सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। यानी छठा का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर, 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे 7 नंबर। 7 में बोला गया है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वह लक्षण जो नियत रहता है। आप लोग को बताएं प्रकाश के गुण में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दो चीज कभी नहीं बदलेगा, आवृत्ति और रंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये दो चीज नहीं बदलेगा, बाद बाकी चीज क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या नियत रहता है, यानी क्या नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगा, नियत रहेगा। 7 का क्या आ जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन बताइए। 8 नंबर में बोला जा रहा है कौन सा अक्षर पार्श्व परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करेगा। पार्श्व परिवर्तन मतलब होता है, पार्श्व परिवर्तन मतलब होता है लेफ्ट राइट हो जाना और राइट लेफ्ट हो जाना। दर्पण में कभी आप देखेंगे, अगर कहीं पे हम कॉपी पे अगर बी लिख देते हैं, इस चीज को दर्पण में देखते हैं तो ये हमारा इस तरह से दिखता है। या मोबाइल में आप सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी लेते समय भी देखिएगा कहीं पर अगर ई लिख के देखिए, और जब इसके साथ अगर आप सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी लेते समय ये जो है इस तरह से दिखेगा, यानी पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा ऐसा अक्षर है जो पार्श्व परिवर्तन नहीं दर्शाएगा, यानी जैसा है वैसा ही हमको दिखेगा भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पता लगाना है तो HOX, H जैसा है वैसा ही दिखेगा, O भी वैसा ही दिखेगा, X परिवर्तन के बाद भी वैसा ही दिखेगा। यानी 8 का हमारा क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बच्चा वाला बौआ वाला क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से पढ़े हैं कि आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण हमारा किसके बराबर है, परावर्तन कोण के बराबर है। परावर्तन का नियम में आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण के बराबर। 9 का क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होता कहाँ है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में ही होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 10 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर। 10 का क्या आ जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बताना है। 11 नंबर का क्या जवाब होगा, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। यानी जो दंत चिकित्सक होते हैं वो जब देखते हैं दांत को तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा करके, यानी बड़ा प्रतिबिंब दिखना चाहिए ताकि उनको स्पष्ट दिखे। तो दंत चिकित्सक जो है जब दर्पण का उपयोग करते हैं तो उसमें अवतल दर्पण, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा ही किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा होता है, और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर। लेकिन जो हमारा अवतल दर्पण है इसके द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण का ही यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्रयोग करना है। अवतल दर्पण में ध्यान रखना है बड़ा और छोटा दोनों प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो हमेशा हमारा बड़ा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का बात करेंगे तो वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, और समतल दर्पण का बात करेंगे तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। तो दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। 11 नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 12 नंबर। 12 नंबर आप लोग बताइए,
12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में बोला जा रहा है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, अगर हमारा दर्पण स्थिर है, दर्पण हमारा रुका हुआ है, वस्तु अगर 3 से आ रहा है तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो भी हमको 3 से नजर आएगा। ध्यान से समझिए, दर्पण हमारा स्थिर है, अगर वस्तु 3 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहा है तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो भी हमको 3 मीटर से आता नजर आएगा। दूसरा बात ध्यान क्या रखना है, दूसरा बात ध्यान रखना है, अगर हमारा वस्तु रुका हुआ है, वस्तु क्या है, स्थिर है, अगर दर्पण जो है वो 3 से आ रहा है, इसका प्रतिबिंब दुगुना वेग से आता नजर आएगा। ध्यान रखना है, दर्पण रुका हुआ है, वस्तु अगर u से आया तो प्रतिबिंब भी u से आएगा, वस्तु रुका हुआ है, दर्पण u से गया तो इसका प्रतिबिंब 2u से जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या गया है, दर्पण की ओर 3 मीटर से एक मनुष्य जो है, मनुष्य जा रहा है दर्पण की ओर 3 मीटर से, तो मनुष्य में दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है वो भी हमारा कितना से नजर आएगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड से नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण आपके पास 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से पहुंच रहा है, दर्पणे पहुंच रहा है, तो प्रतिबिंब कितना से पहुंचेगा, प्रतिबिंब दुगुना से पहुंचेगा, तो प्रतिबिंब कितना से पहुंचेगा, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से पहुंचेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, पिछले 2 दिनों से जो है नेटवर्क काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था, जिस कारण से हम लोग का सही वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग बताइए। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर में बोला जा रहा है, किसी वस्तु को एक दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा, क्या बोला गया, दर्पण के निकट रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, लेकिन दूर ले जाएंगे तो उल्टा बनेगा। दर्पण पूछ रहा है, तो आप लोग याद करिए, अवतल दर्पण हमारा था तो वस्तु काफी करीब रख देते थे तो प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बन जाता था, काल्पनिक बन जाता था, तो काल्पनिक कैसा था, सीधा था। लेकिन यही दूर था तो वो हमारा प्रतिबिंब जो है दूर होने के बाद जो है प्रतिबिंब हमारा वास्तविक था और वो प्रतिबिंब कैसा था, उल्टा बनता था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ध्यान रखना है, नजदीक रखेंगे तो काल्पनिक बना, यानी वो हमारा सीधा हो जाएगा, यही ना बोल रहा है, निकट रखने पे सीधा बन जाए और दूर रखने पे उल्टा बन जाए, तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं कितना नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोग को। 15 नंबर में बोला गया है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, टकराता है। परावर्तन वाला में पढ़े हैं, कोई भी प्रकाश किरण आता है अभिलंब के साथ जितना कोण बना रहा है, अभिलंब के साथ, परावर्तन वाला में पढ़े हैं आप लोग, प्रकाश किरण आता है और टकराने के बाद रिटर्न हो जाता है, तो यहाँ पर प्रकाश किरण जिस कोण से आ रहा है उसी कोण से रिटर्न होता है। यहाँ पर बोला गया है समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी दर्पण के साथ जो है ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनाया, दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी टकराने के बाद का कोण, ये यानी यहाँ पे हमारा जो है कौन सा है, ये हमारा जो है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। जान रहे हैं आई किसके बराबर, आर के बराबर, तो ये हमारा ये परावर्तन कोण जो है ये भी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोला गया समतल दर्पण से हमारा जो है, समतल दर्पण से 60 डिग्री बनाया है, तो यहाँ पे आप लोग को पता है ये वाला कितना हो जाएगा, टोटल 90 होता है, तो एगो हमारा 30 निकल गया, तो आई और आर बराबर होता है, जिस कारण से इसका मान भी कितना डिग्री, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं 16 नंबर।
धीरे धीरे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आज बिना थके बिना रुके आप लोग को 40 क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक वाला पढ़े हैं आप लोग। हाँ, अपवर्तनांक का मान कितना होगा, तो अपवर्तनांक जो है म्यू बराबर साइन आई बट्टा में साइन आर पढ़ चुके हैं। साइन आई बट्टा साइन आर खोजिए कहाँ पे है, साइन आई बट्टा साइन आर, यानी हमारा 16 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर का जवाब चाहिए आप लोग से। 17 नंबर है, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय के लिए दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। सूर्यास्त के समय क्षैतिज, यानी ये हमारा क्षैतिज होता है, तो नीचे भी चला जाता है, कुछ देर तक दिखाई देता है, वहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का घटना होते रहता है। प्रकाश के अपवर्तन का घटना जिस कारण से वो हमको दिखाई देते रहता है। 17 का हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। 17 का क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 18 नंबर। 18 नंबर बताना है, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा गया है। उत्तल लेंस को बताइए कौन सा लेंस कहा गया है। आप लोग बहुतों बार पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल, अभिसारी लेंस। अवतल, अवतल को क्या कहेंगे बताइए आप लोग। अवतल को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल को अपसारी, ध्यान रखना है। उत्तल को अभिसारी, उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी। अव, अप। अवतल को कौन सा लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं, ध्यान रखना है। तो 18 में उत्तल पूछा जा रहा है, अभिसारी लेंस। 18 का क्या आ जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर है। 19 बताना है, स्नेल के नियम के अनुसार। स्नेल का नियम पढ़े थे, स्नेल का नियम पढ़े थे आप लोग। म्यू 1 साइन आई बराबर में क्या पढ़े थे, म्यू 2 साइन आर पढ़े थे, यही बात न पढ़े थे। इसके बाद देखिए, ये हमारा साइन आई अब बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। म्यू 2 बट्टा में म्यू 1 हो जाएगा। और इसी बात को हम लोग जो है साइन आई बट्टा साइन आर, इसके बाद इसी बात को 1 म्यू 2 कहते हैं। और इसी को हो गया पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, यानी म्यू बराबर जो हो जाएगा हमारा साइन आई बट्टा साइन आर, यानी 19 का ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक सभी लोग बता सकते हैं इसको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या आ जाएगा, डायोप्टर होगा। ध्यान रखना है, लेंस की क्षमता जो होता है फोकस दूरी का विलोम जो है, यानी यहाँ पे डायोप्टर, मीटर इनवर्स 1 को ही हम लोग डायोप्टर कहते हैं। यहाँ पे देखिए मीटर नहीं होगा, अगर कहीं पे मीटर इनवर्स 1 रहता तो उसमें हम लोग टिक लगा सकते थे। मीटर इनवर्स 1 को ही क्या कहा जाता है, डायोप्टर कहा जाता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है। आप लोग को पढ़ाए थे, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का घटना बताए थे। कांच के आयताकार स्लैब से, कांच का आयताकार स्लैब था, वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन का घटना आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, निश्चित रूप से पढ़े थे। यहाँ पे प्रकाश किरण जो एक था, फिर यहाँ पे देखे थे इस तरह से समांतर हो गया था। यहीं पे पार्श्विक विस्थापन आप लोग को ध्यान होगा। तो जो प्रकाश किरण आ रहा है इसका तो विचलन नहीं होता है, लेकिन पार्श्व विस्थापन जरूर होता है। तो इस तरह से हमारा 21 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। 21 का डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग से उम्मीद है बहुत सारे बच्चे, लगभग सभी बच्चे जो हैं सही जवाब दे रहे हैं। 22 नंबर बताइए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र यानी सभी व्यक्ति के आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो व्यक्ति के आंख में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। पढ़े हैं आप लोग, व्यक्ति के आंख में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। 22 का क्या आ जाएगा, ए नंबर।
नेक्स्ट हम लोग का है 23 नंबर। नेक्स्ट हम लोग का 23 नंबर, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा आप लोग पढ़े हैं रेड कलर का, लाल रंग का, जो दूर से ही दिखाई देता है। लाल रंग जो है वो दूर से ही हमको दिखाई देता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और लाल रंग जो है खतरा का भी चिन्ह क्या लिया जाता है? लाल लिया जाता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है वो हमारा सबसे ज्यादा होता है। विचलन पूछा जाएगा तो लाल का सबसे कम हो जाता है, लाल का सबसे कम हो जाता है। और तरंगदैर्ध्य जो है सबसे ज्यादा किस रंग का? किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। यानी 23 का हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्टता दर्शन की न्यूनतम दूरी। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। यही अगर आपसे पूछता दूरस्थ बिंदु, सबसे ज्यादा दूर का बिंदु, तो वो हमारा क्या होता है? अनंत होता है। लेकिन स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। देखिए 24 का सी नंबर, 24 का क्या हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में बोला जा रहा है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफेक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो आप लोग पढ़े हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग होता है। और जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, यानी जिसमें दोनों लेंस होता है, उत्तल और अवतल दोनों होता है। तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर का जवाब चाहिए आप लोग से। एकदम सभी लोग सही सही बता रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, सभी का तैयारी एकदम बेहतर है। 26 नंबर बताना है। 26 में क्या कहा जा रहा है? श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन, सबसे ज्यादा श्वेत प्रकाश आप लोग पढ़े थे। श्वेत प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश अगर किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो जब ये निकल रहा है तो यहाँ पर जो है 7 रंग में, तो सबसे ऊपर में रेड था, ऑरेंज था, येलो, GBI भी, यही बात था। तो पूछा जा रहा है सबसे कम विचलन तो रेड का हुआ, सबसे ज्यादा तो वायलेट यानी बैगनी का। सर्वाधिक विचलन पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा दूर कौन भागा? वायलेट यानी बैगनी रंग। बैगनी रंग प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का होता है, ध्यान रखना। सबसे कम पूछता तो रेड का हो जाता, सबसे ज्यादा पूछ रहा है बैगनी का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर। 27 नंबर, 27 नंबर पे हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पे चले जाएंगे, वहां से आकाश को देखेंगे पूरा का पूरा काला दिखेगा। क्यों दिखेगा काला? क्योंकि चंद्रमा पे तो वायुमंडल है ही नहीं, इस कारण से पूरा का पूरा काला दिखेगा। अगर पृथ्वी पर से भी वायुमंडल को हटा दिया जाए तब आसमान को देखेंगे तो पूरा का पूरा काला दिखेगा। यानी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। यानी 27 का हमारा क्या आ जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष? फोकस दूरी घट गया। आप लोग को निकट दृष्टि दोष पढ़ाए थे। निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना। दूसरा बात क्या पढ़े थे? नेत्र लेंस के फोकस दूरी का घट जाना, फोकस दूरी का घट जाना, फोकस दूरी का घट जाना पढ़े थे निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष क्यों होता है?
नेत्र गोलक के आकार का बढ़ जाना और नेत्र लेंस के फोकस दूरी का घट जाना, इस कारण से निकट दृष्टि दोष। यही अगर दूर दृष्टि दोष होने का कारण पूछा जाए तो दूर दृष्टि दोष होने का कारण इसका उल्टा कर दो, नेत्र गोलक का आकार घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। और फिर जरा दृष्टि दोष तो बुढ़ापा में होता है, बुढ़ापा में शरीर का सब जो है अंग धीरे धीरे वो काम करना कम कर देता है, तो जरा दृष्टि दोष जो है समंजन क्षमता घट जाने के कारण होता है। यहाँ पे पूछा गया फोकस दूरी का कमना, फोकस दूरी का कमना किसमें, निकट दृष्टि दोष। खोज लिए बी नंबर, बी नंबर नेत्र लेंस के फोकस दूरी के कम जाने से ही क्या होता है, हम लोग का निकट दृष्टि दोष होता है, 28 का बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म जो होता है हमारा टोटल 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होगा, 5 सतहों से घिरा होगा, तो 29 का हमारा क्या आंसर, डी नंबर, 29 का डी। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर, 30 नंबर आप लोग को बताना है, 30 नंबर तो बताइए आप लोग 30 का क्या हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, दो लेंस जिनकी फोकस दूरी f के बराबर है, दो गो लेंस है, पहला फोकस दूरी दूसरा फोकस दूरी, दोनों बात f है, समतुल्य फोकस दूरी। जब दो लेंस को एक साथ रखेंगे तो समतुल्य लेंस का फोकस दूरी आप लोग पढ़े हैं, ये फॉर्मूला आप लोग के पास आया था। अगर दो गो लेंस हैं, दोनों लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रख देंगे तो दोनों मिलाकर फोकस दूरी पूछेंगे, तो 1/f1 + 1/f2। यहाँ से आप लोग चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, दोनों हमारा f है, 1/f, तो यहाँ से जो है 1/f इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 2/f, f इक्विवेलेंट पूछ रहा है, यहाँ पे f/2 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, f/2, यानी 30 का हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। एक वस्तु जो है 72 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच सममित रूप से रखी है, तब दर्पण युग्म द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का संख्या, प्रतिबिंब का संख्या पढ़े थे आप लोग, प्रतिबिंब का संख्या क्या पढ़े थे, n = 360/θ, प्रतिबिंब का संख्या, तो 360/72 कर देंगे तो क्या बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या जो है कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 33 नंबर। 33 नंबर बताना है, 33 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों में उभयनिष्ठ नहीं है। ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों में उभयनिष्ठ नहीं है, तो ध्रुवन की घटना का व्याख्या जो है ध्वनि तरंग नहीं करता है, यानी ध्रुवन जो है ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, बाद बाकी सब जो है दोनों में होता है, तो उभयनिष्ठ नहीं है ध्रुवन की घटना के कारण। 33 का हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 34 नंबर। रेले के प्रकाश के प्रकीर्णन नियम में पढ़े थे, ये हमारा तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हमारा डी नंबर। 34 का क्या हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट हमारा 35 है, कांच के बने उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब उसकी फोकस दूरी, पढ़े थे आप लोग, जब कांच के बने लेंस को पानी में डुबा देंगे तो फोकस दूरी जो हमारा था FW = 4 × FA, ये बात आप लोग का आया था, आप लोग को तो ध्यान होना चाहिए, यानी फोकस दूरी जो है जल में डुबाने पे क्या होता है, बढ़ जाता है। यही अगर क्षमता पूछता तो घट जाता, क्षमता पूछता तो घट जाता, यहाँ पे जान चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का मान जो है म्यू है, न्यूनतम विचलन के लिए म्यू -1 × a, 36 का बी नंबर, 36 का बी नंबर, 36 का क्या आ जाएगा, बी नंबर। न्यूनतम विचलन पढ़े हैं, म्यू -1 × a। नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर। 37 आप लोग बताइए, मृग मारीचिका
मृग मारीचिका क्या पढ़े थे? मृग मारीचिका पढ़े थे कि एक प्रकार का हमारा प्रकाशीय भ्रम होता है जो रेगिस्तान में या गर्मी के दिनों में पिच रोड पे दिखाई देता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना के कारण, यानी हमारा 37 का क्या आ जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 38 नंबर। आँख के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, इस बात को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। नेत्र लेंस जो है अपने आप फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, जिससे हमको कोई भी वस्तु दिखाई देता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 39 नंबर। निकट दृष्टि दोष वाली आँख क्या देख सकती है? निकट दृष्टि दोष में आप लोग पढ़े हैं कि ये वैसा दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। गलती नहीं करना है। निकट दृष्टि दोष समझ के निकट दोष है ये मत समझ लेना। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दिखाई देगा लेकिन दूरे का दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष वाला आँख साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तु को, निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन जो हमारा सबसे लास्ट है, यहाँ पे बोला गया है एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश न्यूनतम विचलित अवयव सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो प्रिज्म में देखे थे सबसे ऊपर हमारा रेड था, आर था, तो सबसे कम विचलन जो है लाल कलर का, सबसे कम विचलन लाल कलर का, सबसे ज़्यादा विचलन जो है वो किसका? बैगनी कलर का होता है। तो आज हम लोग का 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। फिर पार्ट 2 इस ऑप्टिक्स का लाएंगे जिसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा और जो बहुत सारा जैसे आप लोग पढ़े हैं प्रकाश से संबंधित बहुत सारा घटना पढ़े हैं, प्रकाशीय यंत्र पढ़े हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, सरल सूक्ष्मदर्शी, ये सारा चीज़ पढ़े हैं और इसके अलावा भी बहुत सारा जो घटनाएं पढ़े हैं प्रकाश से संबंधी, उन सभी घटनाओं से हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जो काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों को गुड नाइट।